मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन नवाज साहब। फैसलाबाद की बहुत बड़ी हॉस्पिटैलिटी है और डेयरी के अंदर अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के अभी जो चंद डेयरी कंसल्टेंट्स हैं जो डेयरी को वाकई सही अंदाज से समझते हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपने व्यूअर्स का। हम आज बेसिकली एक फॉर्म पे खड़े हैं, एक फॉर्म पे मौजूद है। एक सेटअप ऐसा नया सेटअप है जिसको भी स्टार्ट हुए थोड़ी ही देर हुई है, तो हम डॉक्टर हसन नवाज साहब से बात करेंगे। बेसिकली इस सेटअप के सारे करते धरते जो हैं ये डॉक्टर साहब जो हैं बताते खुद हैं, तो इनसे हम पहले पूछेंगे कि ये जो सेटअप स्टार्ट किया है इनका फ्यूचर प्लान क्या है और अभी एट द मोमेंट ये इनकी डायमेंशंस क्या चल रही हैं और इनके टारगेट्स क्या चल रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला है और हमारे साथ यहाँ पे फॉर्म पे आए हैं, फॉर्म विजिट किया है उन्होंने। जो फॉर्म की डायमेंशंस हैं सर वो इस वक्त नॉर्मली है सारी इस शेड की जिसमें ये खड़े हैं। हाइट है फ्रॉम द सेंटर 35 और जो फ्रॉम द कॉर्नर 25 और ये हाइट रखने का कंसेप्ट इसकी मेन यही था कि इस शेड के साथ सराउंडिंग्स में और शेड भी हैं कि वो टॉपोग्राफिकली वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए और फैंस की प्रॉपर एफिशिएंसी के लिए। तो जो इस शेड की प्रॉपर विड्थ है इस वक्त वो जी 85 फीट्स है और लेंथ जो है वो 365 है। इन फ्यूचर फर्दर इसकी एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी है। करंटली जो एनिमल यहाँ पे इस वक्त मिल्किंग एनिमल्स खड़े हैं वो 53 हैं, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड है। ठीक है, सारे 52 जोन से हैं वो मिल्किंग में है, एक अभी प्रेगनेंट है उसकी काबिंग है। बाकी फैसलाबाद में जो ये शेड बना है ये जी सेम वही स्टैंडर्ड्स हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनिमल की सेम वही हैं जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कि जिनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वो फॉर्म का मेन कंसेप्ट ये होता है जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें तो उसकी फॉर्म की ड्यूरेबिलिटी और फ्यूचर एक्सटेंशन मैक्सिमम हो। अब ये जिनका शेड है वो क्वाइट हैप्पी हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि उनके 100 एनिमल्स की शिपमेंट ये दिसंबर में और आ रही है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ बातें अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में अगर हम इम्पोर्टेड जानवरों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की ब्रीड है। एक ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन है हमारे पास डच जेनेटिक्स है, हमारे पास अमेरिकन जेनेटिक्स है। पहले आप अगर इनको कैटेगराइजेशन में हम जाएँ तो आपके एक्सपीरियंस में आप इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? सर अगर तो आप जेनेटिकली इनको देखे जाए ना, जिनके जेनेटिकली अगर आपने एक एक्सपेक्टेशन लगानी है कि आपका दूध का रिकॉर्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनकी इवन प्रोडक्शन होनी चाहिए, अनइवन नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कैटेगरिकली अमेरिकन सबसे पहले आते हैं कि उन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट की है। प्लस उनकी जो जितने भी एनिमल्स हैं अगर आप उनकी शिपमेंट की इम्पोर्ट करते हैं वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज एक बॉडी वेट ऑलमोस्ट एक बॉडी वेट एक एज के आपको मिलेंगे। ठीक है। नंबर सेकंड उसमें ये है कि वो प्योर एनिमल ज़्यादा आ जाते हैं, उनको हीट स्ट्रेस के इश्यूज ज़्यादा आते हैं। नंबर सेकंड पे मैं कैटेगराइज करता हूँ डच एनिमल। डच एनिमल फ्रेम साइज में अमेरिकन के बराबर ही हैं, वेल भी उनकी बराबर है, लेकिन उनको इश्यूज़ क्या है, उनकी फीडिंग डिफरेंट है। अमेरिकन की फीडिंग डिफरेंट है, डच की फीडिंग डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन की फीडिंग डिफरेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन की फीडिंग को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन को फीड करेंगे तो अमेरिकन आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। ठीक है। डच की फीडिंग ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से करेंगे तो ये तीनों वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब बाकी जो मिल्किंग वाइज है जिनकी जेनेटिक अच्छी है, डेफिनेटली जिन्होंने जेनेटिक्स पे वर्किंग की हुई है उनके एनिमल की मिल्क रिकॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। ये और अगर उनका मिल्क रिकॉर्ड डेफिनेटली जो ऑनर है जी उसने दूध देखना होता है, उसको एनिमल का नहीं पता ना, उसने रंग रूप देखना है इसका। अब एनिमल देखने में आपको ऑलमोस्ट जो ऑस्ट्रेलियन है, डच है या अमेरिकन है वो सिमिलर लगेंगे, लेकिन जेनेटिक बहुत मैटर करती है इसमें। अब अमेरिकन एनिमल सर आपके जो टारगेट्स हैं जी इन जानवरों को लेके मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी फॉर्म सोल्यूशन की शिपमेंट है, प्रो फॉर्म सॉरी। तो ये जानवर जो है आपके पास ये प्रो फॉर्म से मौजूद है। तो आप ये बताइएगा कि आपके टारगेट जो हैं इन एनिमल्स के लैक्टेशन की, जो मैं अगर यील्ड की बात करूं तो आपके टारगेट्स क्या हैं और आपके ख्याल में इन एनिमल्स में क्या ऐसी कैपेसिटी है आपको लगता है कि ये इन टारगेट्स को मीट कर पाएंगे? इन एनिमल्स में थोड़ा सा अनइवन आ रहा है। कुछ एनिमल्स माशाल्लाह 30 अबव है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट 15 मंथ से लेकर 27 मंथ्स की एज में हैं और वो 3 मंथ से लेके और 7 मंथ्स गेस्टेशन तक है। ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा मसला जो आया है, मसला जो एनिमल्स में ज़्यादा आता है वो मसला यही है कि इन एनिमल जो भी नई शिपमेंट आती है उसकी मैक्सिमम काबिंग पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से जून जुलाई में।
अब जून जुलाई जोन से है वो डॉक्टर्स जोन से वेटनेरियंस पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 22 अज़ाब के 2 महीने, ठीक है। इसमें इनकी वर्किंग मैक्सिमम होती है। एनिमल्स को कंफर्टेबल जोन ना दिया जाए तो एनिमल्स की एक्सपायरी के चांसेस मैक्सिमम है, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, आउटब्रेक के चांसेस मैक्सिमम है। तो इन महीनों में आप काविंग मिल्किंग की एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, इनमें हमें एनिमल्स के कंफर्टेबल जोन देना होता है। तो वो कंफर्टेबल कितना लैक्टेशन ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे 7,000, 6,000, 8,000, और कंपनी ने जो आपको एनिमल दिए हैं उनका क्लेम क्या था बेसिकली? कंपनी ने जो हमें एनिमल्स दिए हैं उनका क्लेम बेसिकली यही था कि ये एनिमल जोन से हैं, दे आर गोइंग टू बी इन एज क्राइटेरिया ऑफ 15 to 27 मंथ्स, और इनकी गेस्टेशन होगी 3 मंथ से लेके अप टू 7 मंथ्स। एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। अब उसमें अगर आपके पास आपने 50 एनिमल्स मंगवाए हैं तो 30 या आप 50 की डिवीजन कर लो 3 ग्रुपों में, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑलमोस्ट 18 एनिमल्स की काविंग जून जुलाई में है, फिर फर्दर 18 की सितंबर में है, फिर फर्दर 18 की वो कंडीशंस में है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशंस है, तो उसमें आपके दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब जो उनकी तरफ से क्राइटेरिया था सिलेक्शन, तो ऑनर ने प्लस जो जिन्होंने भेजने होते हैं, एक मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ इसमें चीज़ें कि कुछ हमेशा भी जो शिपमेंट आती है, मैंने मीना पे भी देखी है, मैंने सफायर पे भी देखी है, अब यहाँ पे भी देखी है, उसमें तीनों कैटेगरीज अवेलेबल होती है। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में जैसे ये एनिमल, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ $2300 से $2400 में आपकी इम्पोर्ट की होगी राउंड अबाउट, आपके ख्याल में क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि अगर ऑनर जो है एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करें और उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया में भेजें सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए, कि ना कि 3 कैटेगरीज के आपके पास जानवर हैं, आप एक बंदा भेजें, एक एनिमल की कॉस्ट बेयर करें आप, और सारे के सारे एनिमल जो हैं आप एक कैटेगरी ही लेकर आएँ? मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। किसी भी डेयरी फार्म की एक्सटेंशन नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स पे ही होती है। अच्छा, कुछ एनिमल्स अगर आपके पास सी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप उनका पे भी एक कैटेगरी वाला कर दें, ठीक है। अगर आपने एक एनिमल सी कैटेगरी में आया तो उसका भी $25,000 दिए आपने, बी कैटेगरी के वाली के भी किए हैं, तो ए कैटेगरी के भी आपने दिए हैं। तो उसमें ये हर जो एक्सपर्ट बंदे हैं जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए, जैसे डॉक्टर मुजम्मल साहब हैं, इन्होंने हर एनिमल की लैक्टेशन यील्ड देखी है, ठीक है। हर एनिमल का ये भी देखा कि ये इतनी देर तक प्रॉफिटेबल रहा, बाद में कलिंग कैटेगरी में चला गया। कलिंग कैटेगरी में एनिमल इस तर्ज में जाता है कि नंबर ऑफ सर्विसेज रिपीट करनी पड़ जाती है। जो एजिड एनिमल होगा उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज चाहिए, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस वो कंसीव नहीं कर रहा तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग जो सी है, ये अब जो ऑनर हजरात होते हैं ये दे आर नॉट प्रोफेशनल, दे नीड प्रॉपर टीम, ठीक है। जिनको अच्छी टीम मिल जाती है उनके फार्म्स माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। अच्छा, कुछ फार्मर हमारे ऐसे हैं, मैं यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो कहते हैं कि डॉक्टर्स की ज़रूरत फार्म पे नहीं होती, मतलब फार्म का सेटअप जो है खुद से फार्मर जो है वो पूछ के कंसल्टेंट्स के मदद के साथ खुद से चला सकते हैं। मतलब आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की मौजूदगी आप फार्म पे कैसे देखते हैं? सर, मैं डॉक्टर की मौजूदगी ऐसे ही देखता हूँ जैसे किसी ने इंसान ने सर्जरी करवानी हो। अब जो प्रोफेशनल समझते हैं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको पेट में दर्द हो तो वो MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पेट में दर्द है या कोई सर्जरी करवानी है खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल जोन से होते हैं वो बोल के बता नहीं सकते। अब वो जब जो एनिमल आपको बोल के बता नहीं सकता, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक टाइम के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका फॉर्म बंद हो जाएगा। डॉक्टर की ज़रूरत तब पता चलती है कि डॉक्टर की एक आई, अब बर्ड आई व्यू मैं एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ उससे, ठीक है। अब डॉक्टर ने अगर एक करना है कि एनिमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जा रहा है, अगर वो अच्छा प्रोफेशनल है वो 15 डेज बिफोर ही उसी एनिमल को सॉर्ट आउट कर लेगा, और सॉर्ट आउट करने के बाद उसकी जो सी है ट्रीटमेंट कर देगा उसी के रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब, ब्रीडिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे बड़े हॉट एंड ह्यूमन मंथ्स हैं, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स हैं डेयरी पे। आजकल कुछ डेयरी फार्म्स पे बल्कि कई सारे ऐसे हैं जो ब्रीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। आपका यहाँ पर आपका प्लान क्या है? बेसिकली आपकी जो प्लानिंग है आप किस तरह कर रहे हैं? आप ब्रीडिंग स्टॉप कर चुके हैं? अगर कर रहे हैं तो व्हाट्स अबाउट नॉर्मल सीमन या सेक्स सीमन, आपकी चॉइस क्या है? अब इसमें ना फार्म्स की पॉलिसीज फार्म के ऑनर्स के साथ बैठ के आपने बनानी होती है। कुछ फार्म ऑनर्स होते हैं वो विलिंग होते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमारा दूध आता जाए, ठीक है। कुछ फार्म्स ऑनर हैं वो जो कहते हैं कि हमने सिर्फ उन एनवायरनमेंट में अपनी मैक्सिमम कामें लेनी है जो कूल एंड काम एनवायरनमेंट है। मैं फार्म मेंशन कर देता हूँ आपको। जो सफायर फार्म है उनका ये प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करके उन्होंने मैक्सिमम अपने एनिमल को हर्ट कर लेना है नवंबर में, दिसंबर में उनके प्रेग्नेंट हो जाते हैं।
नवंबर दिसंबर में प्रेग्नेंट होने में डेफिनेटली जस्ट आफ्टर 9 मंथ्स उन्होंने नवंबर दिसंबर में ही जाके काविंग करनी है। तो उन्होंने एक अपना ग्राफ बनाया होता है कि जो ये फ्लशिंग पीरियड है इसमें हमने मैक्सिमम दूध ले लेना है, जिससे इन फ्यूचर 6 मंथ जो है ना हम अपनी कंपनसेशन कर लें। लेकिन दूसरे फार्म जो कहते हैं कि हमारा फ्लो मेंटेन रहे, अगर हमारी प्रोडक्शन 55 है तो थ्रू आउट 55 ही रहे, वो 80-90 को टच नहीं करते। ठीक है, 80-90 को टच इसलिए नहीं करते उनके जानवर की काविंग थ्रू आउट द ईयर। दोस्तों आपने माशाल्लाह अमेरिकन से भी काम कर लिया, मिन्हा पे, आपने ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन पे भी काम कर लिया, आपने डच पे भी काम किया, सिफायर पे। कुछ र्यूमर्स हैं फील्ड में कि अमेरिकन जेनेटिक्स जो है उसमें ब्रीडिंग इश्यूज हैं और डच में मेटाबॉलिक और लेमनेस इशू हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन जो है वो मेटाबॉलिक इश्यूज के हवाले से और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के हवाले से डच और अमेरिकन से सुपीरियर है। आपका इसमें व्यू पॉइंट क्या है? सर मेरा व्यू पॉइंट यही है, मैंने आपको पहले बोला था कि जेनेटिकली डच के और अमेरिकन एनिमल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, अब जो एनिमल प्रोडक्शन में ज़्यादा है, लेमनेस भी उनको ज़्यादा होनी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होने हैं, फीड इनटेक भी उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर उनकी काविंग जोन सी है वो हार्श इन्वायरमेंट में है तो वो एनिमल सफ़र भी करते हैं। वो एनिमल पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल बेजा है, क्योंकि उन एनिमल्स की ट्रीटमेंट हम ऐसे ही कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स की है। ठीक है, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ प्रोटोकॉल, वे ऑफ फीडिंग इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन। अगर प्रोफेशनली देखा जाए, आप अमेरिकन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट को मीट करें, आप डच एनिमल्स की रिक्वायरमेंट को मीट करें और आप ऑस्ट्रेलियन की रिक्वायरमेंट को मीट करें, तो मेरा ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं तो यू शुड गो विद द अमेरिकन फर्स्ट, देन डच एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलियन। डेफिनेटली अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी मुकम्मल नहीं करें तो आप उस एनिमल का पूरा पोटेंशियल नहीं ले सकते। तो सर एट दी एंड आप क्योंकि इस सेटअप को देख रहे हैं, आपके माशाल्लाह सारे एनिमल पार्चुरेट हो चुके हैं। आप थोड़ी सी बात करेंगे आपके क्लोजअप एंड मैनेजमेंट पे, आपने इन एनिमल्स पे क्लोजअप पीरियड में कौन कौन से टूल्स अपनाए, कैसे आपने इनको मैनेज किया, जरा सा बताइए। क्लोजअप में जब ये शिपमेंट आई थी, ये एनिमल इसमें 7 मंथ्स के प्रेग्नेंट भी थे, 5 मंथ्स के प्रेग्नेंट भी थे, 4 मंथ्स के प्रेग्नेंट भी थे। अब जो एनिमल 7 मंथ प्रेग्नेंट थे डेफिनेटली उनके लिए टाइम मेरे पास सरप्लस था, हमने उनकी BCS पे वर्किंग की। BCS जो आइडियल होना चाहिए था वो 3.5 से 3.75 होना चाहिए था। जिनका BCS कम था उनकी ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग करके उनकी फीडिंग में वो चीज़ें जो एनिमल के BCS को बेहतर कर सकती हैं उन चीज़ों को एडप्ट किया था, एनिमल के कंफर्टेबल जोन को बढ़ाया था। नंबर सेकंड, हम इनका ना वीकली बेसिस भी, फोर्टनाइटली बेसिस भी, मंथली बेसिस भी यूरिन pH चेक करते रहे। ठीक है, यूरिन pH और DCAT को हमने कंपल्सरी फॉलो किया यहाँ पे। उसकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नो RFM केस, नो स्टिल बर्थ, असिस्टेड काविंग्स थी। असिस्टेड काविंग इसलिए थी कि कुछ मेल काव्स थे, उनके वेट ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको बताऊँ इस बात पर कि हमारे RFM केसेस नियर टू ज़ीरो थे यहाँ। ठीक है, खुद ही मैनुअल रिमूवल RFM का बिल्कुल नहीं था, वो सिंपली यही था कि हमने ट्रांजिशन में इन एनिमल्स पर वर्किंग की थी। जो हमारे आप जो सर मैं आपको काट रहा हूँ, DCAT के मैनेजमेंट में आप लोग खुद से जो है क्लोराइड या सल्फेट्स ऐड कर रहे थे या आपने कोई कमर्शियल प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया? सर हमने इधर एक छोटा फॉर्म है, ये खुद से तो हमने नहीं प्रिपेयर किया। हम ये मार्केट से जो प्रेपरेशन अवेलेबल थी वो डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल थी, उनके वो यूज़ करने के बाद कौन सी यूज़ की है? नहीं, UM वालों की यूज़ की है शुरू में। यू आर टॉकिंग अबाउट बायोक्लोर? बायोक्लोर, ठीक है, बायोक्लोर यूज़ की है। फिर बाद में ये कितनी pH को आपने मेंटेन किया क्लोजअप में? हमने 5.8 से ऑलमोस्ट वो 6.5 तक ही रही है, वो ज़्यादा स्टिक नहीं होने दिया। ठीक है, ना स्टिक हो रही थी और ना तो कुछ एनिमल जाते थे तो फीडिंग का। प्लस फीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपने फीडिंग सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी सब चीज़ बेहतर है। आपने लेबर को भी मैनेज करना होता है कि लेबर ने मे भी पॉसिबिलिटी है मिल्किंग की फीड उसमें डाल देते हैं जो आपके प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो उन चीज़ों का कंट्रोल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट सक्सेसफुल थे। जो BCS हमने रिक्वायर था वो पूरा हुआ है। एनिमल का BCS नीचे गया मिल्किंग के बाद, दोबारा फिर वो BCS अपना गिन कर। वैसे पोस्ट पार्चुरेशन जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, उस पीरियड में आपको यहाँ पर इन एनिमल्स के साथ कौन कौन से प्रॉब्लम जो हैं आपको मेटाबॉलिक या कोई से भी आपको फेस करने पड़ेंगे इन एनिमल्स के साथ? इनका प्रोटोकॉल पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए हैं, जिसमें हमने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी दिया है इनको। अगर कोई एनिमल्स देख रहे थे कि उन्होंने एक्सर्शन बहुत की है असिस्टेड काविंग की वजह से, तो उनको टून अप भी किया है। तो वो टून अप और प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बर्ड आई व्यू वो वेटनेरियंस की होती है। अगर कोई एनिमल आप समझते हो कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहा है, उसको डे 1 पे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देते हो तो मिल्किंग वाइज भी आप प्रॉफिट में हो, एनिमल कंप्रोमाइज़ नहीं होता आपका।
मोस्टली क्या इश्यूज आए थे, एक असिस्टेड काविंग थी, एनिमल एग्जॉस्ट हो गए थे। जो असिस्टेड काविंग थी उन्होंने हमें स्पोटिक्स दिए हैं, बस टून अप किया उनको, मल्टीविटामिन यूज़ किए हैं, कोई आईवी सॉल्यूशंस वो यूज़ किए हैं जो आइसोटॉनिक है, एनर्जी सोर्स के लिए हमने दिए उनको। वो एनर्जी सोर्स के देने का मकसद यही था कि स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, वो एनिमल्स एग्जॉस्टेड हैं, उनको ड्रेंच किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारी फेवर में ही रहे। जी सर। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन नवाज साहब का हमारे साथ थे आज, इनका टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दफ़ा हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपके साथ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आपका कोई कमेंट्स आपके हों, कोई सवाल हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।